हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स सीबीएसई क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये वीडियो नंबर 2 है हमारी। पिछली वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और हमने स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस देखा था। अब हम उसके फीचर्स देखने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, जो कि पहला क्लासिफिकेशन है स्टैटिस्टिक्स का। ओके, सो गाइस, स्टैटिस्टिक्स का पहला फीचर है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है, इट कैन नॉट बी अ डेटा अबाउट एनी वन थिंग। जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव 100 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल, तो दैट डजंट मेक एनी स्टैटिस्टिकल सेंस। मतलब नंबर तो है, 100 बच्चे मतलब नंबर तो है, स्टैटिस्टिकल सेंस नहीं है, क्योंकि उससे क्या मीनिंग निकालूंगा मैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स इस एरिया के हैं, 20 उस एरिया के हैं। तो यहाँ पे तो मैं फिर भी रीजनल डिफरेंसेस जान रहा हूँ इस डेटा से। तो मतलब जब तक हमको उस डेटा से कुछ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस नहीं मिलता, वो डेटा हमारे लिए स्टैटिस्टिकल रिलेवेंस का नहीं है। तो इट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, इट इज नॉट जस्ट अ नंबर नहीं है। फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन जहां पे होती है वो स्टैटिस्टिक्स है। देन इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। यहाँ पे एक वर्ड आता है क्वालिटेटिव। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया था गुड, बैड, ऑनेस्ट, टॉल, शॉर्ट। जब हम किसी को ऐसे कंपेयर करते हैं कि आपको कैसे लगे अपने मम्मी के हाथ के बनाए हुए आलू के पराठे, मैं कहा बहुत अच्छे लगे। नानी के हाथ के कैसे लगे? वो मम्मी के हाथ से भी अच्छे लगे, वो तो एक्सीलेंट है। तो ये जो एक्सीलेंट, गुड, बेस्ट, बेटर, इस टाइप से जब आप किसी चीज को मार्क्स वगैरह देते हैं, मतलब मार्क्स नहीं देते, आप रेटिंग देते हो या उनको आप अप्रिसिएशन देते हो, वो क्वालिटेटिव डेटा है। उसका क्वांटिटेटिव डेटा से कोई भी लेना देना नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का लेना देना न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड मीनिंगफुल डेटा से है। सो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड कौन सा होगा? क्वांटिटेटिव। तो ये भूलना नहीं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो टाइप के डेटा। क्वालिटेटिव डेटा अलग होता है, टॉल, शॉर्ट वगैरह ऐसे। Then third is it is affected by multiplicity of the causes. जो statistical data होता है, जो statistics के लिए हमने कलेक्ट किया है, वो वाला डेटा किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से ही अफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। वो वाला डेटा मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होता है। क्योंकि यदि कोई सिंगल फैक्टर होता तो फिर क्या, आपने वो फैक्टर ठीक किया और आपकी बात सॉल्व होगी, फेयर। पर ये ऐसा नहीं है, वो मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होता है। अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं। जैसे कि आप कहेंगे, हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, सपोज प्राइस के बारे में पढ़ते हैं कि किसी चीज का प्राइस, स्केल का प्राइस बढ़ गया, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। स्केल का प्राइस बढ़ने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की पिटाई करने पे से बैन हटा लिया। यदि ऐसा हो गया तो फिर टीचर्स और स्कूल ज्यादा से ज्यादा स्केल खरीदेंगे, तो ये एक रीजन हो गया। दूसरे रीजन कुछ और हो सकते हैं, शायद प्रोजेक्ट ज्यादा मिलने लगे। तीसरा रीजन कुछ और भी हो सकता है कि प्रोबेबली स्टूडेंट्स को अभी ग्राफ का या इनका काम भी फिलहाल ज्यादा पड़ रहा है, कुछ भी पर्पस उसका हो सकता है। या फिर शायद ऑनलाइन वीडियो मेरे जैसे लोग ज्यादा बना रहे हैं, तो इसलिए उनको स्केल की जरूरत है इंडिकेट करने के लिए। तो ये वाली जो चीज है, ये किसी सिंगल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता स्टैटिस्टिकल डेटा। इट हैज टू बी रीजनेबली एक्यूरेट। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि टू सम एक्सटेंट जो भी आप पता करना चाहते हैं, उसकी तरफ कुछ ना कुछ पॉइंट आउट इस डेटा ने जरूर करना चाहिए। मतलब यदि वो डेटा एक्यूरेट नहीं है, आपने सिर्फ ऐसा किया कि किसी एक बंदे से बात कर ली, जैसे आपसे कहा कि बेटा मैं क्लास का टाइम चेंज कर रहा हूँ, मैं सुबह 8 बजे क्लास लेता था, तो अब मैं 2 बजे लूंगा दोपहर को, तो ये चलेगा कि जरा पता कर लेना। आप क्लास में गए, आपने अपने 2 बच्चों से पूछा, अपने फ्रेंड से कि यार 2 बजे आ जाएंगे क्या, अच्छा रहेगा ना 2 बजे सर की क्लास, और उन्होंने कहा हाँ, आपने आके बोल दिया हाँ सर मान गए, हाँ सर सारी क्लास रहेगी। अब आपने एक्चुअली 2 ही लोगों से बात की, क्लास में 40 बच्चे, तो ये कुछ एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए एक रीजनेबल एक्यूरेसी डेटा में होनी चाहिए, जिससे उस एनालिसिस के बेसिस पे या उस फैक्ट के बेसिस पे जो डिसीजन लिया जाएगा, वो डिसीजन भी फ्रूटफुल हो और काम है। वरना यदि एक्यूरेट डेटा नहीं है और उसके बेसिस पे कोई डिसीजन ले लिया, तो वो डिसीजन भी आपके जो भी पर्पस है, टारगेट है, उसको फुलफिल नहीं करेगा। Okay, so reasonable accuracy is necessary. Then next, related to each other. What is this? When I collect a data, I say कि अच्छा
रानी की हाइट 5 फीट 2 इंच है और अनुष्का का वेट 25 केजीज है और ये बच्चे का आईक्यू लेवल इतना है। तो हाइट को वेट से आईक्यू से कंपेयर यदि मैं कर रहा हूं तो ये कुछ कंपैरिजन भी ना, ठीक है ना, हो नहीं पाएगा कंपैरिजन। जब मैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करूंगा, मे बी इफ आई एम कंपेयरिंग प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स विद समथिंग एल्स विच इज नॉट एंटायरली रिलेटेड टू इट, मे बी ऑयल, सो उनका तो मेजरमेंट भी अलग है, उनको मैं कंपेयर कैसे करूंगा? सो आई कैन नॉट कंपेयर दैट। सो whatever statistical data or facts you have, वो कंपैरिजन के लिए सेम फॉर्म का रिलेटेड डेटा ही होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट इट इज इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। इन्यूमरेटेड पता किया, न्यूमेरिकली उसको नोट डाउन किया, और इट इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेट अंदाज लगाया। जैसे कि आपको बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बारे में, यूनिवर्सल पॉपुलेशन एक चीज होती है जिसमें सारे इंक्लूडेड होते हैं, आएगा आगे। सो मुझे सबके बारे में पता करना है। अब सबके बारे में पता करना है तो सबसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बात करना क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, बहुत पैसा लग जाएगा। तो इसीलिए कुछ चीजें यदि बड़े डेटा के बारे में आपको अज्यूम करनी है तो आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि यदि इस कैटेगरी के इन लोगों का ये व्यू है तो शायद उनके जैसे बाकी के लोगों का भी ये व्यू या इसके आसपास कुछ होगा। So that is estimation. So either it is enumerated everything or it is estimated. If the data or the target is large audience, then it is estimated. Then आप इसको रिप्ले करके भी सुन सकते हैं बेटा, इसमें से कोई भी समझ नहीं आया तो। Then predetermined purpose. Predetermined purpose, see very important. आप कोई भी काम कर रहे हैं और यदि उसका पर्पस आपको नहीं पता कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आपके पढ़ाने का पर्पस क्या है? यदि आपको पर्पस नहीं पता होगा तो बस आप तो ज्ञान देते जाएंगे। अभी जैसे हमारा पर्पस है कि हमको एक सिलेबस खत्म करना है इकोनॉमिक्स का, तो अभी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 11 का, तो वी हैव अ पर्पस कि वी हैव टू फिनिश दिस सिलेबस। लेकिन यदि पर्पस नहीं होगा तो क्या, हे भाई यार कभी भी कैसी भी क्लास जा रही है, कोई भी टॉपिक निकल रहा है, किसी भी बारे में बात हो रही है, रैंडमली हम काम तो करेंगे पर हम अचीव क्या करेंगे वो हमको नहीं पता, क्योंकि और जो अचीव किया है क्या वही अचीव करना था वगैरह, नथिंग भी। सो प्री डिटरमाइंड पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना किसी पर्पस के यदि डेटा कलेक्ट कर भी लिया तो उस डेटा का वैल्यू कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया है आपको तो पता ही नहीं था कि आपका पर्पस क्या है। सो पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम करियर टिप, आपके करियर में आप करना क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। If that purpose is clear, so आपको करियर में आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। ओके, चलो वापस आते हैं इकोनॉमिक्स। कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ऐसा नहीं कि उठ के गए और सीधा बोला कि यार डेटा कलेक्ट करके लाने को बोला, हाँ लाओ भाई डेटा दो, तुम्हारे बारे में बताओ, तुम्हारी एज बताओ, तुम्हारी एज बताओ, एज वगैरह सबकी लिख के लेके आ गए और बाद में बोला कि यार ये तो कॉलोनी वाइज या से एज मतलब अपने कोई पर्टिकुलर रीजन है तो रीजन वाइज इसको आपको डिवाइड करना। अब आपको तो आपने प्लान ही नहीं किया कि आपको क्या चीज पता करनी है। तो एक बढ़िया सी स्टोरी, मेरे एक सीनियर थे अगला सर, उन्होंने बताया था कि एक बार बिरबल को सारे लोग मंत्री लोग परेशान करते थे, तो वो एक बार अकबर ने बोला कि यार जाओ जरा वहां पे ना देयर इज कोई एक वहां पे कैनन है, डॉग है, और उसके कुछ बच्चे हुए वहां पे, जरा देख के आओ कि कितने बच्चे हैं। तो कुछ पपीज होंगे वहां पे, तो देखने गए वहां पे, मंत्री गए देखने के लिए, वापस आए देख के, उन्होंने बोला कितने हुए, क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बता दिया आंसर कितने हुए। फिर राजा ने पूछा अकबर ने कि कितने लड़के, कितने उसमें लड़के, वो दोबारा गए फिर पता करके, फिर उसने वापस आए तो उन्होंने कहा अच्छा इसमें से कलर कौन से हैं, किसके किसके, फिर तीसरी बार गए, ये सब चलता रहा सिलसिला। फिर थोड़ी देर बाद अकबर आए, अकबर को उन्होंने बोला कि अरे जरा जाना वहां पे देख के आना, कुत्ते को बच्चे वगैरह हुए हैं तो देख के आओ जरा कि बच्चे कितने बच्चे हुए। अकबर बिरबल गए वहां पे और वहां पे वो डेटा कलेक्ट करके लाए कि कितने बच्चे हुए। जब उनसे अकबर ने पूछा अच्छा बताओ कि उसमें से लड़के कितनी लड़कियां कितनी, तो उन्होंने सिर्फ एक पेज पलटा और वहां से पढ़ के बोल दिया। फिर उनसे पूछा कि अच्छा बताओ कि इसमें से कलर किनका, उन्होंने पेज पलटा, मतलब एवरीथिंग ही हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो ऐसा उन्होंने एक ही बार में वो काम खत्म कर लिया क्योंकि ही वेंट विद अ प्लान। उन्होंने सोचा था कि हमारे जो राजा हैं उनको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट हो सकती है,
उन्होंने वो सोच के अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और सोच के उन्होंने सारा डेटा कलेक्ट करके एक ही बार में लाया। बार बार रिसर्च करना पॉसिबल नहीं होता, बार बार डेटा कलेक्ट करने जाना पॉसिबल नहीं होता, और जो डेटा कलेक्ट करके लाया है वो एक्यूरेट भी होना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि वो सिस्टमैटिक मैनर में आया। सिस्टमैटिक मैनर में होना क्यों जरूरी है? तो क्लास ये थे फीचर्स किसके, स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस के स्टूडेंट्स। तो हमने देखे अभी फीचर्स, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल फॉर्म, यहाँ पे छोटा सा लिख दिया उसको ताकि कभी आपको बीच में एकदम से कंफ्यूजन हो दोनों के बीच में। इट्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस। ये था प्लूरल जिसके फीचर्स हम अभी देख रहे थे। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जो हमारे सिलेबस का बेस है, ठीक है। आपको यही टॉपिक स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन यही पूरी किताब में पढ़ना है, और इसी से रिलेटेड सारे टूल्स, इसी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आगे सिलेबस में पढ़ने हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा यही मेन का, उसकी डेफिनेशन देखिए। स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ये 5 स्टेजेस है जिसमें पहले में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ओके। दूसरे में ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जमाते हैं उसको किसी पर्टिकुलर तरीके से। देन उसको प्रेजेंट किया जाता है, उसको ऐसे फॉर्म में रखा जाता है जहां पे उस डेटा को प्रेजेंट किया जा सके। उसके बाद फिर उसका एनालिसिस होता है, डेटा का प्रेजेंटेशन के बाद मे बी अ बिट ऑफ कंपैरिजन वगैरह कुछ एनालाइज करते हैं उसको, और फाइनली उससे कुछ मतलब निकाला जाता है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। सो 5 स्टेजेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में डिफरेंस है। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? करेक्ट, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ बैड बॉय। सो गुड और बैड, टॉल और शॉर्ट, ये जो है वो क्वालिटेटिव डेटा है। लेकिन मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है, सो ये क्वांटिटेटिव डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, ओके। सो इस न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये हम स्टैटिस्टिक्स के सिंगुलर फॉर्म की डेफिनेशन को लिखने का ये तरीका एग्जाम के लिए नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, ये तरीका याद रखने के लिए। डेफिनेशन को जब ब्रेक करके लिखा जाता है तो वो याद जल्दी हो जाती है, तो इसीलिए ये इस टाइप से लिखा हुआ है। अब ये वाला जो एक यहाँ पे था, ये आपने देखा है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू और स्टैटिस्टिकल वैल्यू, ये हमको पता है क्या? कोई भी डेटा यदि दिया है और हमें कहा गया है कि सपोज मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है, राम की हाइट 6 फीट 2 इंच है, ये स्टैटिस्टिकल डेटा है। न्यूमेरिकल डेटा तो ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है। इन सब को, ऐसे कई सारे डेटा को कलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके, उनसे जब कुछ इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा तब वो कहलाएंगे स्टैटिस्टिकल डेटा। तब तक ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा है, इसका क्वांटिटेटिव डेटा है, इसका कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यू नहीं, ठीक है, याद रखते हैं, भूलना मत। अब ये जब डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डेफिनेटली ये स्टेजेस हैं, तो इन स्टेजेस को करने के लिए कुछ हेल्प के लिए कुछ टूल्स वगैरह भी दिए होंगे, कुछ टेक्निक्स भी दी होंगी, तो है हुई, उसी की स्टडी हमको करनी है। All the above mentioned stages are completed using standard techniques or methods called as statistical tools. Statistical data को बनाने के लिए जिन tools का यूज करते हैं उनका नाम statistical tools। तो statistical tools का क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि देखो, यदि आपको डेटा कलेक्ट करना है तो कलेक्ट करने के लिए भी कुछ टूल्स दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कैसे भी करो, और जो भी तरीका आपके दिमाग में आएगा 99% वो कहीं ना कहीं लिखा जा चुका है, कहीं ना कहीं वो डेटा किसी, उसको कुछ नाम है, हो सकता है आपको ना पता हो। जैसे कि मैंने एक बार सोचा था कि मुझे किसी के बारे में पता करना है, तो मैं एक कुछ पूछ लेता हूँ उससे क्वेश्चन, तो ये एक्चुअली में मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, सामने पूछ, यदि लिख के भेजे और वो रिप्लाई कर रहा है तो मतलब मैं क्वेश्चन बना के भेजा। ये टूल्स है, ओके। सो वो टूल्स की हेल्प से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये टूल्स यूजुअली यूनिवर्सल रहते हैं, मतलब सब तरफ यूज होते हैं टूल्स, इसलिए ये टूल्स आपको सीखने बहुत जरूरी हैं। ये टूल्स ही एक्चुअली आपका सिलेबस है। बाकी तो ये डेफिनेशन बहुत इजी है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की डेफिनेशन तो बहुत ही इजी है, लेकिन इनके टूल्स ही सीखना है।
टूल से क्या बेनिफिट होगा, आप कभी आगे बीबीए करने जाएंगे, एमबीए करने जाएंगे, इवन बीकॉम वगैरह में आप जाएंगे, सो यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मे नॉट बी न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स, लेकिन प्रैक्टिकली काम में भी आता है। कंपनी कई बार आपको रिसर्च करने के लिए बोलती है, आप एचआर में हो तो आपको इंटरनल एम्प्लॉयज का सर्वे करना पड़ता है, कई बार आपको बाहर से अपने रीजन का, अपने जोन का, अपने एरिया का पता करना है, अपनी टीम के बारे में फीडबैक लेना है। सो ये सब कुछ काम आप करते तो इन टूल्स की मदद से ही, ठीक है। और फाइनली जब उनको इंटरप्रिटेशन, तो ये ना बड़ा इंसल्टिंग फील होता है जब आप कॉर्पोरेट लाइफ वगैरह में कहीं पे जाते हो और कंपनीज में जाने के बाद आपको बेसिक्स नहीं पता होता है, तो वहां पे ना वो लोग सिखाने वाली बात नहीं करते, वहां पे इंसल्ट होती है सीधे। तो इसीलिए आपको उस इंसल्ट से बचना भी यदि है तो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को समझना जरूरी है। हो सकता है कि आपको एकदम सारे याद ना रहे हमेशा, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि वो क्या है। सो स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में हम अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है उसमें हम एक बार जल्दी से स्टैटिस्टिक्स के स्कोप, उसके लिमिटेशंस और उसकी इंपॉर्टेंस एक बार देख लेंगे, जिससे कि चैप्टर यहाँ पे खत्म हो। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा कलेक्शन। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।